Hello guys, welcome back to our channel part 1 Rebirth of Two Devil. चैप्टर 1 दर्दनाक मौत। एक छोटे से कमरे में दो आदमी जिनकी उम्र लगभग 30 थी वो बुरी तरीके से घायल पड़े हुए थे। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था उन्हें इस चोट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। वो अपनी सर्द आंखों से सामने देख रहे था जहां एक लड़की जिसकी उम्र 28 थी वो आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा दिखने में थोड़ा मासूम था लेकिन कोई उसकी आंखें देखे तो उसे समझ आए कैसी चालाक लोमड़ी है वो। लड़की बड़े प्यार से दोनों की तरफ देखकर बहुत इनोसेंट तरीके से बोलती है, ओह बेबी, आप दोनों सीरत को ऐसे देखेंगे तो सीरत डर जाएगी। इतना बोल सीरत घमंड से बोलती है, इसलिए अपनी बेकार नजरें नीचे रखो तो तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। पता नहीं किस बेवकूफ ने दोनों को किंग बना दिया। तभी एक लड़के की आवाज आती है, बेबी दे आर पावरफुल बट क्या है ना, औरत होती ही ऐसी चीज है, वो भी साली जो मासूम होती है। तभी सीरत के चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कान आ जाती है और वही इतनी देर से दोनों डेविल शांत थे। वो अपनी ठंडी आंखों से सामने देखते हैं जहां उनकी ही उम्र का आदमी था जिसे देख दोनों बोलते हैं, हाउ डेयर यू राज, तुमने हमारे साथ धोखा करने की हिम्मत कैसे की। जिसे सुन राज डरने की एक्टिंग कर बोलता, मुझे कुछ मत करना प्लीज। इतना बोल राज बोलता है, एक मिनट, अरे हमारे दोनों राजा के हाथ तो बंधे हैं, हमें ये क्या ही कर लेंगे। इतना बोल राज जोर जोर से रावण की तरह हंसने लगता है। मेरे प्यारे डेविल भाइयों, वो क्या है ना, आई हेट बोथ ऑफ यू, और सबसे ज्यादा नफरत मैं तुम दोनों से करता हूँ। तभी एक लड़का बोलता है, ओ एक गद्दार, किसी लड़की के लिए तो हमसे और हमारी दोस्ती से तूने कैसे गद्दारी कर ली। जिसे सुन राज बोलता है, दंश तुम्हें ये किसने बोला कि मैं ये सब तुम्हारी इस सो कॉल फियोंसे के लिए कर रहा हूँ। जिसे सुन दंश हैरानी से राज को देखने लगा लेकिन उसने अपने इमोशन जल्दी ही छुपा लिए। तभी राज ने बोला, मुझे तो तुम दोनों से हमेशा से ही नफरत थी। ये सब तो मैंने तुम्हारी सारी दौलत और मेरी बेबी डॉल को पाने के लिए किया था। जिसे सुन इस बार विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, उससे हमारा क्या रिश्ता है। जिसे सुन राज जिसकी आंखें अब गुस्से से लाल थी वो अपने दांत पीस कर बोलता है, रिश्ता, अरे उसी से तो तुमने रिश्ता बनाकर गलती कर दी, तुम्हें पता है। इतना बोल राज की आवाज तेज हो गई, मेरी बेबी डॉल से ही तो तुम दोनों कमीनों की शादी हो गई और अब कहते हो कौन बेबी डॉल। तभी सीरत जिसे ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था वो खड़ी होकर बोलती है, यार अब जब हमने ये सब बता ही दिया है तो कुछ और भी बताना जरूरी है ना। जिसे सुनराज डेविल स्माइल कर बोलता है, बोलो बेबी। सीरत दंश और विध्वंस के नजदीक बैठ बोलती है, तुम्हें पता है वो छोटी सी बच्ची जिसे तुम दोनों ने नफरत दी, उस बेचारी ने तो कुछ किया ही नहीं था, ना ही उसने मुझे धक्का दिया था, उल्टा वो मैं थी जिसने उसे टॉर्चर किया। अभी उसने इतना ही बोला था तभी दंश ने गुस्से से अपने एक पैर से अपनी पूरी ताकत लगाकर सीरत के पेट पर लात मार दिया, जिस कारण सीरत बहुत दूर गिर जाती है और उसकी दर्दनाक चीख निकल जाती है, आह। तभी दंश तेज चिल्लाकर बोलता है, अगर आज मैं जिंदा बचाना तो तेरी कब्र खोद दूंगा। वही विध्वंस बस अपनी आंखें बंद कर अपनी बीवी के बारे में सोचता है लेकिन उसे अपनी बीवी का चेहरा अच्छे से दिखता नहीं है। जिसे महसूस कर उसे याद आता है आज तक उसने अपनी बीवी पर इतना ध्यान नहीं दिया, वो तो अपना सारा समय इस घटिया औरत को देता था। तभी राज बोलता है, यार बस बहुत टाइम पास हो गया, अब मेरा मन नहीं है इन्हें जिंदा रखने का। वही सीरत जो दर्द से करा रही थी वो बोलती है, बेबी हेल्प मी। जिसे सुन राज उसे घूर के देख बोलता है, बेबी अभी अपनी तुम पनिशमेंट लो, बिकॉज तुमने भी तो मेरी बेबी डॉल के साथ गलत किया। जिसे सुन सीरत को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और अपने मन में बोलती है, शालू तू अब देख तेरे साथ में क्या करती हूँ। तभी राज विध्वंस और दंश की तरफ देखकर डेविल स्माइल कर बोलता है, अब तुम दोनों मरने वाले हो तो चलो तुम्हें एक खुशखबरी दे देता हूँ, परसों तुम्हारी बीवी के साथ नहीं नहीं तुम्हारी नहीं मेरी बेबी डॉल के साथ मेरी शादी हो रही है। इतना बोल राज जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, देखो तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है ना, जो तुम्हारे मरने के लिए तुम्हें इतना अच्छा तोहफा दे रहा है। जिस हीरे को छोड़ तुमने कोयला चुना अब वो हीरा सिर्फ राज कपूर का होगा। वही राज की बात सुन विध्वंस जोर से चिल्लाकर बोलता है, हमारी जान को तूने छुआ तो हम तेरी जान निकाल देंगे। जिसे सुन राज बोला, अरे मेरे प्यारे भाइयों, उसके लिए तो तुम्हें जिंदा रहना होगा। इतना बोल राज चिल्लाकर अपने गार्ड से बोलता है, इस कमरे में आग लगा दो, समझे। वही तब तक सीरत दंश और विध्वंस को देख बोलती है, काश बेबी अगर तुम दोनों ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दी होती तो आज हम तीनों हैप्पी फैमिली रहते। इतना बोल सीरत उस कमरे से निकल जाती है और वही राज के आदमी उस कमरे में आग लगा देते हैं। वही दंश विध्वंस की तरफ देख बोलता है, भाई हम खुद को बचा सकते हैं, अभी चलिए यहाँ से। जिसे सुन विध्वंस सर्द आंखों से आग की तरफ देखकर बोलता है, किस मुंह से जाएगा, हमने हमारी जान को बुरी तरीके से तोड़ दिया है, किस मुंह से कहेगा कि हमें अब उसके साथ जीना है जबकि अब वो किसी और के साथ जीना चाहती है। जिसे सुन दंश बोलता है, नहीं भाईजान लवस, वो हमें चीट नहीं करेगी, वो हमारी बात मानेगी। जिसे सुन विध्वंस बोलता है, लेकिन हमने उसके सामने कितनी बार उस घटिया लड़की को किस किया है, क्या वो भूल जाएगी। हमने अपनी जान को चीट किया, अब हमारा शरीर गंदा हो चुका है। जिसे सुन अब दंश भी कुछ नहीं बोलता, वो भी अपनी आंखें बंद कर अपनी जान के बारे में सोचने लगता है लेकिन उसे भी उसका चेहरा नहीं दिखता। दोनों आंखें बंद कर बोलते हैं, हम इससे ज्यादा दर्दनाक मौत डिजर्व करते हैं, हे भगवान बस हमारी जान अब हमेशा खुश रहें।
तभी अचानक से पूरा कमरा ब्लास्ट हो जाता है जिससे उन दो किंग की मौत हो जाती है। चैप्टर 2 शालू वही दूसरी तरफ एक मासूम सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 21 साल की थी वो राज की तरफ देख बोलती है, सच में वो चाहते हैं कि हम आपसे शादी करें। जिसे सुन राज थोड़ा दुखी होकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर बोलता है, हाँ जब तक बेबी डॉल आपकी शादी मुझसे नहीं होगी तब तक वो दोनों इस घर में कदम नहीं रखेंगे। वो आपको देखना भी नहीं चाहते। तभी वहाँ एक सर्द आवाज आती है, अगर उन्हें हमारी प्रिंसेस को नहीं देखना हम आज ही अपनी प्रिंसेस को यहाँ से ले जाएंगे। जिसे सुन राज सामने देखता है जहां एक हैंडसम आदमी जिसकी उम्र 30 साल की थी, जिसे देख राज के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। तभी वो प्यारी सी लड़की बोलती है, नहीं भैया हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर वो हमारे कारण यहाँ से गए हैं तो हम उन्हें इस घर में वापस लाएंगे। हम नहीं चाहते उन्हें मम्मा और पापा से नफरत हो जाए। जिसे सुन सामने जो लड़का होता है वो बोलता है, लेकिन प्रिंसेस। जिसे सुन वो लड़की सामने देखती है जहाँ एक मिडिल एज का आदमी खड़ा होता है। वो अपनी सामने अपनी बेटी को देख बोलता है, हम आपके फैसले पर गर्व करते हैं बच्चा, हमें पता है आप जो फैसला लेंगी वो सब सही लेंगी। जिसे सुन वो लड़का बोलता है, पापा ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं प्रिंसेस दोबारा से किसी अनचाही शादी में बंध जाए। जिसे सुन वो आदमी बोलता है, आदित्य प्रिंसेस और आपके अलावा हमारे दो बेटे और हैं और हम भानु प्रताप सिंह अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। वही ये कोई और भी सुन रहा था जिन्हें ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा था, और ये और कोई नहीं दंश और विध्वंस थे जिनकी आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली थी। आज उन्हें दुख हो रहा था कि जिस आदमी ने उन्हें अपना बच्चा माना वो बस सीरत के बहकावे में आकर उन्हें कितना कुछ सुना देते थे। वही उन्हें तभी अपनी बीवी शालू की आवाज आई जो राज के करीब आकर उससे बोल रही थी, हम आपसे शादी करेंगे लेकिन उन्हें आप बोल दे कि हम इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। तभी एक लड़की जिसकी उम्र 25 साल की थी वो शालू के पास आ बोलती है, बच्चा आप अपने भैयों की बात मान लो, हम सब अपने घर जाएंगे, आपको किसी से भी ये शादी वाला गेम खेलने की जरूरत नहीं। जिसे सुन शालू मुस्कुराकर बोलती है, अरे हमारी क्यूट सी भाभी आप भी ना, हम सच में ये शादी करना चाहते हैं, किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तभी आदित्य शालू के सर पर हाथ रख बोलता है, जैसा आप चाहे वैसा ही होगा। इतना बोले एक नजर अपनी बीवी को देख बोलता है, सिया आप भी आराम कीजिए, आपको ही सब देखना है। जिसे सुन सिया मुस्कुरा कर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। वही ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज राज और शालू की शादी थी। शालू आज लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी और वही ममता जी शालू की मां के आंखों में आंसू थे। वो शालू का चेहरा पकड़ बोलती है, आज ही हम मथुरा से आए और आपने हमें इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। जिसे सुन राधा मुस्कुरा रही थी और बोलती है, आप ना अब बाहर जाएं, हमें बहुत सारी सेल्फी लेनी है। इतना बोल शालू अपनी मां को कमरे से बाहर निकाल देती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। और वही उसके दोनों पति एकटक अपनी बीवी को देख रहे थे। गोरा रंग, छोटा सा चेहरा और खूबसूरत भूरी आंखें और ऊपर से वो लाल जोड़ा, सच में शालू बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही विध्वंस और दंश के दिल में दर्द हो रहा था अपनी बीवी को किसी और से शादी करते हुए देख। दंश अपने भाई की तरफ देख बोलता है, भाईजान को भी ऐसे ही तकलीफ हुई होगी ना जब हम उस घटिया लड़की से एंगेजमेंट की थी। जिसे सुन विध्वंस अपने एक्सप्रेशंस लेस फेस से बोलता है, हमारी जान के दर्द के आगे ये दर्द कुछ नहीं है। तभी उन दोनों को शालू की आवाज सुनाई देती है जो उन दोनों की तस्वीर को देख बोल रही थी, क्यों किया आपने ऐसा, अरे एक बार बोलते तो तुम चली जाओ, घर छोड़कर हम चले जाते, कभी वापस नहीं आते, लेकिन आप हमसे इतनी नफरत करने लगे कि आपको डर लगने लगा हम आप दोनों और सीरत दी के बीच में आ जाएंगे, इसलिए तो अब आप हमारी शादी अपने ही भाई जैसे दोस्त से करा रहे हैं। आज आप दोनों ने हमें तोड़ दिया, हमने तो कुछ भी नहीं किया था, बस एक आज्ञाकारी बेटी हम बने। पापा ने बोला आप इनसे शादी कर लो, हमने आप दोनों से शादी कर ली, वो भी ऐसी उम्र में जहां हमें शादी का मतलब तक नहीं पता था। फिर धीरे धीरे हमें शादी का मतलब समझ आया, हम उसे निभाने लगे, तभी आपने हमसे वो हक लेना चाहा। अरे हमने वो हक भी आप दोनों को दे दिया था। आपकी करीब हमने सीरत दी को देखा लेकिन हम चुप रहे, क्योंकि पता नहीं ये कमबख्त दिल बड़ा अजीब होता है, जिसने हमसे नफरत की हम उन्हीं को अपना दिल दे बैठे। वही शालू की बात सुन दंश और विध्वंस को ऐसा महसूस हो रहा था कोई उनके सीने में खंजर भोंक रहा है। तभी उन्हें शालू की आवाज आई जो बोल रही थी, आई हेट यू डेविल्स, हम आपसे इतना प्यार करते हैं इसलिए हमें आपसे नफरत है। हम अपना तन तो राज को दे सकते हैं पर अपने मन को कैसे देंगे, जो आपका हो चुका है ये हमसे नहीं हो पाएगा। इतना बोल शालू अपना ड्रॉ खोलती है और वहां से चाकू निकाल लेती है। शायद शालू ने पहले ही ये सब सोच लिया था। वही शालू को देख दंश विध्वंस जोर से चिल्लाते हैं जान, लेकिन तब तक शालू ने उस चाकू से अपना गला काट लिया था। वो अपनी आंखें बंद कर धीरे से बोलती है, आई लव यू डेविल्स। इतना बोल उसकी सांसें थम जाती है। चैप्टर 3 डेविल इज बैक। दंश विध्वंस शालू के सामने खड़े थे लेकिन वो उसे छू नहीं पा रहे थे। अब उन्हें खुद से नफरत होने लगी। दोनों अपनी बीवी को बाहों में लेने के लिए तड़प रहे थे। वही शालू खून से लथपथ फर्श पर ऐसे ही लेटी हुई थी। जिसे देख विध्वंस और दंश, जिनका चेहरा एक्सप्रेशन लेस रहता था, आज उनकी आंखों में आंसू और उन्हें इस वक्त खुद से नफरत हो रही थी। दोनों ऊपर देख बोलते हैं, जानते हैं आप हमें सजा दे रहे हैं जिसे हम डिजर्व करते हैं, लेकिन हमारी जान
उसकी क्या गलती है, उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं आप। तभी विध्वंस, जिसकी आंखें खून से लाल थी, वो बोलता, वादा है मेरा खुद से, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मेरी जान सिर्फ मेरी जान के लिए होगी। वही दंश बोला, ब्रो हम दोनों की जान सिर्फ हमारी जान की होगी। तभी वहां एक अलग रोशनी चमकने लगी और उसी रोशनी में दंश और विध्वंस की आत्मा समा गई। एक खूबसूरत कमरा जिसमें दो लोग बिस्तर पर लेटे हुए थे, जिनका शरीर पसीने से लथपथ था। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी कोई बुरा सपना देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक गजब की चमक थी। तभी अचानक से दोनों लड़के बिस्तर से उठ गए और जोर से चिल्लाने लगे, जान लो। उन दोनों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। तभी दोनों भाई जो हाफ रहे थे, उनकी नजर एक दूसरे पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को देख शॉक हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शॉकिंग रिएक्शन नहीं था। दंश अपनी खाली आंखों से विध्वंस की तरफ देख बोलता है, दैट्स अ ड्रीम। जिसे सुन विध्वंस, जिसकी नजर कहीं और थी, उसकी नजर को फॉलो कर दंश भी उस तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है और बोलता है, वो 6 मार्च 2024, मतलब हम 6 साल पहले वापस लौटे हैं, इट्स इम्पॉसिबल। जिसे सुन विध्वंस की नजर ड्रेसिंग रूम के शीशे पर पड़ती है, जिसे देख विध्वंस डेविल स्माइल कर बोलता है, डेविल्स इज बैक, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। वही दंश भी जब शीशे की तरफ अपना अक्ष देखता है, तब वो भी डेविल स्माइल कर बोलता है, अब होगा बदला पूरा। इतना सोच उसके दिमाग में सीरत और राज घूम रहे थे। तभी दंश विध्वंस की तरफ देख बोलता है, भाई। जिसे सुन विध्वंस दंश की तरफ देख बोलता है, लगता है उस ऊपर वाले को हम दो राक्षस पर दया आ गई होगी। जिसे सुन दंश बोला, यू आर राइट ब्रो, ये जन्म हमें हमारी मासूम सी जान के लिए मिली है। जिसे सुन विध्वंस डेविल स्माइल कर बोलता है, वी आर कमिंग जान। गाइज, अब हम जरा हमारे हैंडसम हीरो से मिल लेते हैं। विध्वंस सिंह राजपूत, जिसे दुनिया में किंग के नाम से जाना जाता है। गेहुआ रंग, हरी आंखें, गुलाबी होठ, जो सिगरेट पीने से हल्के काले हो गए हैं, और हल्की दाढ़ी, हाइट 6.5, सेक्सी बॉडी जिसे देख कोई भी पागल हो जाए। ये इस वक्त 25 साल के हैं। इनके मम्मी पापा की डेथ जब ये 7 के थे तभी कार एक्सीडेंट में हो गई थी। इन्होंने 7 साल की उम्र से खुद की पढ़ाई और अपने पापा का बिजनेस संभाला है। दंश और विध्वंस जुड़वा है। विध्वंस दंश से 2 मिनट बड़ा है। दंश सिंह राजपूत, गोरा रंग, नीली आंखें और गुलाबी होठ, जो सिगरेट पीने से थोड़े काले हो गए हैं। हाइट 6.5, हल्की दाढ़ी, जो इनके लुक में चांद चांद लगाते हैं। उम्र 25 और जिम से बनी हुई खूबसूरत बॉडी। दंश विध्वंस की तरफ देख बोलता है, ब्रो टुडे इज अ एंगेजमेंट। जिसे सुन विध्वंस बोलता है, हमारी जान के साथ। जिसे सुन दंश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। तभी दंश बोलता है, ब्रो आई कांट वेट टू मीट अ जान। जिसे सुन विध्वंस, जिसे खुद बेचैनी होती है, वो खुद के इमोशन को कंट्रोल कर बोलता है, आज रात हम हमारी जान से मिलेंगे, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ तैयारी करनी है। जिसे सुन दंश भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। RS हेवन, एक खूबसूरत सा विला जो देखने में बहुत खूबसूरत, जिसे देख कोई भी उसकी खूबसूरती में खो जाए। सफेद रंग का महल जैसा एक विला, जिसके आसपास बहुत सारी हरियाली फैली हुई थी। उस जगह की खूबसूरती कुछ अलग ही थी, जिसे देख कोई भी वहां की खूबसूरती में खो जाए। वही दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी हुई थी, जिसमें बड़े बड़े शब्द में लिखा था, RS हेवन। वही आज विला बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार था, जैसे आज किसी की शादी हो। अंदर हॉल में एक औरत, जिसकी उम्र 45 साल की थी, वो आसपास सारा सामान समेट रही थी और अपने आसपास लोगों को देख बोल रही थी, आप सब जल्दी जल्दी काम कीजिए, हमारे बच्चों की आज एंगेजमेंट है, हमें यहाँ एक भी कमी नहीं चाहिए, सब चीज हमें खूबसूरत नजर आनी चाहिए, समझ गए आप सब। तभी एक दमदार आवाज आती है, स्वीट हॉट तुम थक जाओगी, कितना काम करोगी, सब अच्छा ही होगा। जिसे सुन वो औरत पीछे मुड़ती है और देखती है एक 48 साल का आदमी, जिन्हें देख वो मुस्कुरा कर बोलती है, आप भी ना प्रताप जी, आप नहीं समझेंगे, आज हमारे बच्चों का बड़ा दिन है। चलिए पहले जान लेते हैं हम हमारे इन लोगों के बारे में। भानु प्रताप सिंह, उम्र 48 साल, गोरा रंग और चेहरे पर तेज काली आंखें, जिसमें गुरूर के साथ नम्रता और कोल्डनेस, जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इन्हें सिर्फ अपने परिवार से प्यार है। अगर ये इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो अपनी प्यारी सी स्वीट हार्ट और प्रिंसेस को, जो इनकी जान है। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अभी कुछ ही समय ये दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। ममता भानु प्रताप सिंह, भानु प्रताप की स्वीट हार्ट, उम्र 45 साल पर आज भी देखने में 26 की लगती है। गोरा रंग, 5.4 हाइट, खूबसूरत सा फिगर, भूरी आंखें, कोई भी इन्हें देखे तो उन्हें इनसे प्यार हो जाए। ये सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करती है, लेकिन दंश और विध्वंस में तो इनकी जान बसती है। अब कहानी पर तभी एक लड़का मुंह बनाकर बोलता है, हमें तो पता ही था, हमें तो पता नहीं किस खेत से उठा के लाए थे, तभी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा हम पर। जिसे सुन भानु जी और ममता जी का ध्यान सामने जाता है, जहां एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था, जिसे देख कोई भी लड़की अपना दिल उस इंसान के आगे कर दे। तभी ममता जी मुंह बनाकर बोलती है, अरे मेरे बेटे को
तो सच्चाई पता चल गई। सॉरी डेडपैन फेस, बेटा हमें तुझसे ये छुपाना नहीं चाहिए था। जिसे सुन वो लड़का चिढ़ जाता है और बोलता है सच में कोई मेरी इज्जत नहीं करता। जिसे सुन भानुजी बोलते हैं जब पता है तो यहाँ क्यों मर रहे हो। जिसे सुन वो लड़का अपनी आंखें घुमाकर बोलता है आपसे बोलकर तो मुझे खुद को रोस्ट नहीं कराना, मुझसे तो सबसे ज्यादा प्यार मेरी प्रिंसेस ही करती है। इतना बोल वो लड़का भानुजी को कनिंग स्माइल देता है और चला जाता है, जैसे बताना चाह रहा हो आपसे भी ज्यादा मेरी प्रिंसेस मुझसे प्यार करती है। जिसे समझ भानुजी चिढ़ जाते हैं और चिल्लाते हैं आदि। चैप्टर 4 प्रिंसेस आदित्य प्रताप सिंह, उम्र 25 साल, काली आंखें, गोरा रंग, 6.5 हाइट, गुलाबी होठ, सीधी खड़ी नाक। आदित्य घर में सॉफ्ट हार्टेड रहता है लेकिन बाहर की दुनिया में इन महाशय को कोल्ड हार्टेड बोला जाता है। लड़कियां तो इनके पीछे पागल है लेकिन ये तो जनाब पहले ही किसी के लिए पागल है। और अगर ये इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो अपनी प्रिंसेस से बिल्कुल किसी बाप की तरह। अब हो भी क्यों ना हो, इकलौती जो है इनकी प्रिंसेस और ऊपर से इनसे छोटी है तो प्यार तो रहेगा ही। आदित्य भागकर एक कमरे की तरफ जाता है और उसी के पीछे भानु जी भी वही। ममता जी अपना सर पकड़कर बोलती है दोनों एक जैसे ही पागल है, कौन बोलेगा ये हार्टलेस है इतना बोल। वो मुस्कुरा कर किचन में लग जाती है। वही ऊपर भानु जी जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं आदित्य दरवाजे पर टेक लगाकर सामने देख रहा है। जिसे देख भानु जी के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। वो भी दरवाजे पर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रख देते हैं। जिसे महसूस कर आदित्य बोलता है देखो ना पापा, हमारी प्रिंसेस कितनी मासूम है और कितनी प्यारी है। जिसे सुन भानु जी बोलते हैं इसी मासूमियत की ही तो चिंता है, कहीं कोई हमारी प्रिंसेस की मासूमियत छीन न ले। ये सब बोलते वक्त भानु जी का चेहरा सर्द हो जाता है। वही आदित्य जिसके चेहरे पर अभी तक मुस्कान थी उसका चेहरा भी एक्सप्रेशन लेस हो जाता है और वो अपनी सर्द आवाज में बोलता है अगर किसी ने हमारी प्रिंसेस के बारे में कुछ सोचा भी तो ये आदित्य प्रताप सिंह उसका सर वही काट देगा। जिसे सुन भानु जी भी अपने बेटे को देख डेविल स्माइल करते हैं। तभी उनके कानों में एक प्यारी सी बच्चों जैसी मीठी आवाज आती है, भैयू पापा। जिसे सुन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो सामने देखते हैं जहां एक क्यूट सी बच्ची जिसके आंखों में अभी भी नींद भरी हुई थी वो अपनी आंखें मसल रही थी। उसे देख भानु जी और आदित्य की मुस्कान लंबी हो जाती है। दोनों भागकर अपनी प्रिंसेस के बिस्तर पर दोनों साइड बैठ जाते हैं। धीरे धीरे उनकी प्रिंसेस अपनी खूबसूरत भूरी आंखें खोल देती है और मुस्कुराकर अपने भैयू और पापा को देखती है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी प्यारी और खूबसूरत सी शालू के बारे में। शालू जिन्हें घर में सब प्रिंसेस ही बुलाते हैं। हाइट 4.9, गोल और छोटा सा चेहरा, गोरा रंग, भूरी आंख, एकदम खड़ी नाक और लाल चेरी जैसे होठ, फूले हुए गाल और हल्की सी चब्बी जिसे देख सबको उस पर बड़ा प्यार आता है। उम्र 16 साल, इनका दिल बहुत साफ और बहुत कोमल है। ये हर किसी से प्यार करती है लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तब तो ये घर में धमाल ही मचा देती है, इसलिए कोई इन्हें गुस्सा दिलाता नहीं है। दोनों बाप बेटे अपनी प्रिंसेस के गालों पर एक साथ किस कर लेते हैं जिसे महसूस कर शालू खुश हो जाती है और खिलाकर हंसने लगती है और बोलती है पापा भैयू हमें गोदी लो ना, हमें नहाने जाना है। जिसे सुन आदित्य फटाफट अपनी प्रिंसेस को गोद में ले लेता है। जिसे देख भानु जी घूर कर आदित्य को देखते हैं लेकिन आदित्य को इससे कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अपनी प्रिंसेस को गोद में ले खुश था। और वही भानु जी अपना सरनामे हिलाकर अपनी प्रिंसेस के लिए कपड़े निकालने लगते हैं और वापस हॉल में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद आदित्य भी हॉल में आकर बैठ जाता है। भानु जी आदित्य से पूछते हैं हमारे शेर कब तक आ रहे हैं। जिसे सुन आदित्य मुंह बनाकर बोलता है पापा आप उनके आगे तो कभी उनकी तारीफ नहीं करते और उन्हें आपने इतने साल घर से दूर रखा और अभी आप उन्हें अपना शेर बुला रहे हो। जिसे सुन भानु जी मुस्कुराकर बोलते हैं उस समय वक्त नहीं आया था इसलिए हमने कभी उन्हें वो प्यार नहीं दिया, हमें उन्हें मिट्टी नहीं सोना बनाना था इसलिए इतने सालों तक खुद से दूर रखा, लेकिन अब वक्त आ गया है अपने शेरों को वापस बुलाने की। जिसे सुन आदित्य मुस्कुराकर बोलता है आप चिंता मत करो, आपके शेरों ने कहा है वो सीधा रात में अपनी एंगेजमेंट में आएंगे। जिसे सुन भानु जी अपना सर हाँ में हिला देते हैं। तभी उनके कान में एक प्यारी आवाज आती है मम्मा, ओ मेरी प्यारी मम्मा, आपकी दुलारी को भूख लगी है, जल्दी से अपने प्यारे हाथों से अपनी दुलारी को नाश्ता में पास्ता खिलाए। जिसे सुन आदित्य और भानु जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही किचन में ममता जी अपने हाथों में बेलन लेकर आकर अपनी आंखें छोटी कर बोलती है आजा दुलारी खा ले पास्ता। जिसे देख शालू अपने लाल होठों का पाउट बनाकर बोलती है मम्मा बेलन नहीं पास्ता लाओ, आपकी दुलारी को भूख ही लगी है। जिसे सुन अब ममता जी की ममता जाग जाती है और वो प्यार से शालू को बुलाती है और उसके माथे को चूम अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बैठाकर बोलती है अच्छा बाबा नाश्ता कर लो आप, जब तक हम बाकी काम करते हैं, आज वैसे भी आपके डेविल्स की एंगेजमेंट है। जिसे सुन शालू खुद के सर पर हाथ मारकर बोलती है ओ गॉड हम तो भूल ही गए थे, मम्मा जल्दी नाश्ता दे दो, हमें डांस की प्रैक्टिस भी तो करनी है। जिसे सुन आदित्य अपनी प्रिंसेस के पास आ बोलता है हमारी प्रिंसेस को प्रैक्टिस की क्या जरूरत, वो तो ऐसे ही अच्छा डांस करती है। जिस पर शालू अपने दांत दिखाकर बोलती है वो क्या है ना भैयू, अंश और अक्षय उन्हें शिकाना भी है ना, और आपको तो पता है आपकी प्रिंसेस कितनी इंटेलिजेंट है, वो सबकी मदद करती है। जिसे सुन आदित्य
भानु जी और ममता जी मुस्कुरा देती है और तीनों के दिल में बस एक ही बात होती है, कोई उनकी प्रिंसेस की मासूमियत ना छीने। दूसरी तरफ दंश और विध्वंस इस वक्त एक ज्वेलरी शॉप पर होते हैं जहां वो कुछ देख रहे होते हैं। तभी दंश बोलता है, भाई डू यू रियली वांट टू एंगेज टुडे? जिसे सुन विध्वंस डेविल स्माइल कर बोलता है, ऑफ कोर्स आई वांट। जिसे सुन दंश भी डेविल स्माइल कर बोलता है, लगता है अब हमारी जान को हमारी होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आज के लिए इतना ही, वी विल मीट अगेन। दिल यार रेटिंग भी कर दो और लाइक कॉमेंट, वरना फिर ये स्टोरी बंद हो जाएगी। चैप्टर 5 एंगेजमेंट। रात का समय RS हेवन। सारे मेहमान धीरे धीरे विला में आने लगे थे। आज किसी के चेहरे पर खुशी तो कुछ लोग दुखी थे, जिसमें बेचारी लड़कियां जिनके सपनों के राजकुमारों की आज एंगेजमेंट थी, और कुछ खुश थे क्योंकि अभी भी इस खानदान का एक बेटा सिंगल है जो कि हमारे आदित्य प्रताप सिंह है, और आज कुछ लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आए थे। तभी दरवाजे पर एक काली रंग की रोल्स रॉयल्स रुकती है, जिसे देख फटाफट बॉडीगार्ड दरवाजा खोलते हैं। तभी कार से एटीट्यूड से एक हैंडसम आदमी बाहर निकलता है, जिसने ब्लैक सूट पहना हुआ था और आंखों पर काला चश्मा, जिसमें वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। तभी दूसरी तरफ से एक और लड़का निकलता है, जिसने इस वक्त नीला सूट और काले गॉगल्स डाले थे, जिसमें वो गजब का दिख रहा था। दोनों एटीट्यूड से विला के अंदर आ रहे थे। तभी उन्हें एक तेज और प्यार भरी आवाज सुनाई दी, वही रुक जाए विध्वंस दंश। जिसे सुन हमारे हीरो जो इस वक्त बड़े एटीट्यूड में आ रहे थे, वो अपनी जगह रुक जाते हैं और सामने देखते हैं जहां ममता जी गुलाबी साड़ी पहने हाथों में आरती की थाली लेकर खड़ी थी, और वही बगल में ब्राउन रंग के सूट में भानु प्रताप सिंह, जिनके एक हाथ में एक स्टिक थी। वही आदित्य जिसने व्हाइट सूट पहने दंश और विध्वंस को एक्सप्रेशन लेस होकर देख रहा था। ममता जी दंश और विध्वंस के नजदीक जाती है और उनकी आंखों में इस वक्त नमी थी, जिसे देख दंश विध्वंस, जिनके अंदर इमोशन तो बहुत थे लेकिन वो उन्हें दिखाते नहीं है। ममता जी फटाफट दोनों की आरती करती है और बोलती है, अब आइए अंदर। जिसे सुन दंश विध्वंस अंदर आते हैं। वही एक लड़की दूसरी लड़की के कान में बोलती है, देख ले सीरत, तेरी सास की हुकूमत चलती है यहाँ। जिसे सुन बगल वाली लड़की, जिसकी उम्र 23 साल और चेहरा मेकअप से भरा पड़ा था, जिसमें वो प्यारी दिख रही थी, हल्का गोरा रंग, प्लास्टिक सर्जरी से कराए हुए मोटे होठ और ऊपर से ग्रे रंग के गाउन में वो सुंदर लग रही थी। सीरत बोलती है, रीता बेबी, वो बस कुछ पल के लिए मुझे देखते ही ये दोनों सब भूल जाते हैं, और वैसे भी बस कुछ समय उसके बाद इतना बोल सीरत डेविल स्माइल करती है। वही ममता जी जैसे ही दंश विध्वंस अंदर आते हैं, वैसे ही उन दोनों को अपने गले लगा लेती है, जिसे महसूस कर दंश विध्वंस को अपने दिल में गर्माहट मिलती है। अपनी माँ के गले लगे हुए उन्हें इतने साल हो गए थे, इतनी लंबी जुदाई थी। तभी दंश ममता जी का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ बोलता है, मोम आप ऐसे क्यों रो रहे हो, आपको पता है ना वी डोंट लाइक इट। तभी विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, अगर अब आप रोई ना, सच कह रहा हूँ, हम अभी वापस चले जाएंगे। जिसे सुन ममता जी जल्दी से अपने आंसू पोंछकर बोलती है, अच्छा बाबा नहीं रो रही, और वैसे भी ये हमारे खुशी के आंसू हैं, हमारे जिगर के टुके आ गए वापस। जिसे सुन एक सर्द आवाज आई, मां जाने देते ना, इन्हें क्या जरूरी है रोकना। जिसे सुन दंश विध्वंस अपने दोस्त अपने भाई की तरफ देखते हैं। आदित्य को देख उन्हें उनका पुराना समय याद आने लगता है, कैसे इतने अच्छे दोस्त की बात उन्होंने नहीं मानी जब उसने बोला था सीरत अच्छी नहीं है। यही सब सोच दोनों की आंखें लाल हो रही थी, लेकिन उनके गॉगल्स के कारण किसी को कुछ पता नहीं चला। दंश डेविल स्माइल कर बोलता है, आदि डोंट फॉरगेट मॉम लव अस मोर। जिसे सुन आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और वही दंश अपनी बाहें फैला देता है। जिसे देख आदित्य फटाफट उसके पास आओ से गले लगा लेता है, और वही विध्वंस उन दोनों को देखने लगता है। जिसे देख आदित्य दंश से दूर होकर फटाफट विध्वंस को गले लगा लेता है और मुंह बनाकर बोलता है, तू तो गले लगाएगा नहीं। जिसे सुन विध्वंस डेविल स्माइल कर बोलता है, जब पता है तो क्यों गले लगे पड़े हो। जिसे सुन आदित्य घूरकर विध्वंस को देखता है और बोलता है, हार्टलेस आदमी। इतना बोल साइड में हट जाता है। तभी दंश विध्वंस भानु जी के पास जाते हैं। जिसे देख भानु जी अपने आंखें छोटी कर बोलते हैं, ओहो आ गई याद कि तुम्हारे कोई डैड भी जिंदा है। जिसे सुन दंश विध्वंस एक साथ जोर से बोलते हैं, डैड। जिसे सुन भानु जी मुस्कुराकर दोनों को अपने सीने से लगाकर बोलते हैं, मेरे शेर बच्चे। वही सीरत जिसे ये सब देख गुस्सा आ रहा था, वो बड़ी मीठी आवाज में बोलती है, बेबी। जिसे सुन दंश विध्वंस के हाथों की मुट्ठी कस जाती है और वो सामने देखते हैं जहां सीरत खड़ी थी, जिसकी आंखें इस वक्त नम थी। जिसे देख दंश मन में बोलता है, अगर तुम्हारी इस एक्टिंग को मैंने रियलिटी में ना बदली तो मैं दंश राजपूत नहीं। वही विध्वंस बस एक टक सीरत को देख रहा था। सीरत दंश विध्वंस के पास जैसे ही उन्हें गले लगाने जाती है, तभी विध्वंस बोलता है, चलो एंगेजमेंट करने। जिसे सुन सब अंदर चले जाते हैं। वही सीरत अपनी मुट्ठी कस लेती है। वो खुद से बोलती है, हुआ क्या है इन दोनों को, ऐसे तो हमेशा मुझसे गले मिलते थे और मेरी हर बात मानते थे। तभी कोई सीरत को पीछे से अपने बाहों में ले लेता है और बोलता है, क्या हुआ बैड पार्टनर, इतना क्या सोच रही हो। जिसे सुन सीरत जिसका दिमाग पहले से ही खराब था, वो खुद को उस इंसान से छुड़वाकर बोलती है, राज प्लीज कोई देख लेगा। जिसे सुन राज सीरत को कमर से पकड़ बोलता है, बेबी सब अंदर गए, कोई नहीं देख रहा, और अब अंदर चलो, किसी के बर्बादी का समय आ चुका है। वैसे भी मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, सुना है इस घर में एक प्रिंसेस भी है, जरा उससे भी मुलाकात हो जाएगी। जिसे सुन सीरत गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर बोलती है, चलो फिर।
ऐसे ही दोनों अंदर आते हैं और वही सीरत देखती है दंश विध्वंस दूल्हा दुल्हन की कुर्सी पर पहले से ही बैठे हैं और अपने फोन में कुछ कर रहे हैं, जिन्हें देख वो फटाफट दंश के पास आ बोलती है, बेबी आप दूसरी साइड बैठ जाओ, मुझे आप दोनों के बीच में बैठना है। जिसे सुन दंश खुद के गुस्से को कंट्रोल कर बोलता है, तुम इधर बैठ जाओ, मुझे भाई से जरूरी बात करनी है। दंश के बोलने का तरीका थोड़ा कोल्ड था, जिसे सुन सीरत फटाफट दंश के बगल में बैठ जाती है। तभी अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। चैप्टर 6 दिल का धड़कना। दंश के बोलने का तरीका थोड़ा कोल्ड था, जिसे सुन सीरत फटाफट दंश के बगल में बैठ जाती है। तभी अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, जिसे देख सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही आदित्य सबको शांत होने को बोल देता है। तभी गाना बजने लगता है, हरे राम 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 राधे श्याम, हरे राम 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 राधे श्याम। तू ही राम तू ही श्याम, राधे श्याम, हरे राम 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 राधे श्याम। एक स्पॉटलाइट एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है, जो गुलाबी रंग के लहंगे में घूंघट करके नीचे बैठी हुई थी। कोई भी देखकर बता सकता था वो लड़की बहुत सुंदर होगी। तभी विध्वंस और दंश, जिन्हें इन चीजों से मतलब नहीं था, वो एक टक सामने देखने लगते हैं और दोनों को मुंह से बस एक शब्द निकलता है, जान। धानी चुनरिया धीरे धीरे सर से सरकती जाए रे, बिंदिया करती छेड़खानी, चूड़ी मेरी शर्माए रे। धानी चुनरिया धीरे धीरे सर से सरकती जाए रे, बिंदिया करती छेड़खानी, चूड़ी तेरी शर्माए रे। ऐसे ही धीरे से शालू अपना घूंघट उठा देती है और अपने स्टेप्स करने लगती है। और वही दंश और विध्वंस एक टक शालू को देख रहे थे। उन दोनों का दिल इस वक्त 100 के स्पीड में धड़क रहा था। गोरा रंग, छोटा सा गोल चेहरा, सर पर खूबसूरत सा मंटिका, गुलाबी गाल, लाल होठ, जिन्हें देख किसी को भी उन्हें चूमने का मन करे। ऊपर से शालू की मासूमियत क्या कहर ही ढा रही थी। छम छमा के पायल बुलाए, घुंघरू से भी आवाज आए, ओ राधा मेरी राधा, निभा दे अपना वादा। बिछा के नैना बैठी मेरी राहों में, राधा मेरी राधा, निभाया मैंने वादा। बिछा के नैना बैठी मेरी राहों में, आजा आजा। शालू अपना लहंगा उठाकर अपने पायल की तरफ इशारा करके नाच रही थी, जिसे देख दंश और विध्वंस की नजर शालू के खूबसूरत से छोटे पैरों पर पड़ती है। तभी उनके कान में एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, हाय क्या माल है यार, एकदम मक्खन। तभी दूसरा लड़का बोलता है, यार कितने सॉफ्ट पैर लग रहे हैं, छूने में तो उफ कितने सॉफ्ट होंगे। वही दंश विध्वंस गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। और वही सीरत, जिसे भी उन दोनों लड़कों की आवाज सुनाई दे रही थी, वो दंश विध्वंस की तरफ देख थोड़ा दुखी होकर बोलती है, बेबी मुझे तो लग रहा है शालू जानबूझकर ये सब कर रही है, जिससे सबका ध्यान उस पर जाए। जिसे सुन दंश विध्वंस उसे इग्नोर कर देते हैं। इस वक्त उनकी नजर सामने थी, आजा परदेशी अब घर मेरे आजा, पनघट पे नाचे राधा, आजा परदेशी अब घर मेरे आजा। पनघट पे नाचे राधा, आजा परदेशी अब घर मेरे आजा, पनघट पे नाचे राधा। शालू गोल गोल घूमने लगती है, जिस कारण उसका दुपट्टा थोड़ा इधर हो जाता है, जिस कारण उसका गोरा पेट दिखने लगता है। वही दंश और विध्वंस जैसे ही शालू का गोरा पेट देखते हैं, उनका गला सूखने लगता है। लेकिन तभी उन्हें फिर से उन दोनों लड़कों की आवाज आती है, हाय यार ये तो आग है, इतनी सी उम्र में ही कमाल की है। तभी दूसरा बोलता है, दिल तो कर रहा है अभी बिस्तर पर ले जाओ और इस फूल को बेदर्दी से मसल दूं। वही अब विध्वंस अपने गार्ड की तरफ कुछ इशारा करता है और अपने भाई की तरफ देख डेविल स्माइल करता है, जिसे महसूस कर विध्वंस भी डेविल स्माइल करता है और दोनों सामने देखने लगते हैं। हरे राम 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 राधे श्याम, हरे राम 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 राधे श्याम। तू ही राम तू ही श्याम, राधे श्याम, हरे राम 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 राधे श्याम। ऐसे ही शालू अपना डांस खत्म कर फटाफट भागकर अपने पापा के पास आ जाती है, जिसे देख भानु जी शालू के सर को चूम कर बोलते हैं, हमारी प्रिंसेस बहुत प्यारी लग रही है। जिसे सुन शालू खुश हो जाती है। तभी आदित्य शालू को अपने गोद में उठा लेता है, जिस कारण शालू अपने लाल होठों का पाउट बनाकर बोलती है, भैया आप हमें ऐसे मत उठाया करो, अब हम बड़े हो गए हैं। जिसे सुन आदित्य शालू के चबी गालों को चूम कर बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है प्रिंसेस। जिसे सुन शालू मुंह बना लेती है। तभी शालू को खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती है और जिस कारण उसकी नजर सामने जाती है, जहां दंश विध्वंस एक टक अपनी छोटी सी जान को देख रहे थे। तभी ममता जी शालू के पास उसके माथे को सहला देती है, जिससे शालू की नजर अपनी मम्मा पर जाती है। शालू अपनी मम्मा को देख धीरे से बुदबुदाती है, डेविल। जिसे सुन ममता जी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। शालू आदित्य को देख अपनी आंखों से ही बोलती है, भैयू डेविल्स के पास जाना है। जिसे महसूस कर आदित्य शालू को अपने गोद से उतार देता है और शालू दंश और विध्वंस की तरफ भाग जाती है। वही दंश विध्वंस, जिनके आंखों पर जो गॉगल्स थे, वो अब वो गॉगल्स हटा देते हैं, जिससे उनकी नीली और हरी आंखें दिखने लगती है। वही शालू सीधा दंश और विध्वंस के कमर को अपने गले लगा लेती है। वैसे भी शालू की हाइट बहुत छोटी थी, ऊपर से हमारे हीरो इतने लंबे
वही दंश और विध्वंस ये देख अपनी पिछली जिंदगी में चले जाते हैं। उस समय भी ऐसे ही शालू उन्हें गले लगाने आई थी, लेकिन वो दोनों साइड हो गए थे, जिस कारण शालू सीधा कुर्सी पर गिर गई थी। तभी सीरत ने शालू को बताया था कि दंश और विध्वंस को उसके अलावा किसी लड़की का छूना पसंद नहीं, लेकिन उस वक्त बस सीरत का ये कहना शालू उससे उसकी लाइमलाइट ले रही है, इस कारण उन्होंने शालू के साथ ऐसा किया था। तभी अचानक से उन्हें एक प्यारी आवाज सुनाई देती है, जिस कारण वो वापस प्रेजेंट में आते हैं। डेविल्स, शालू ने आपको बहुत सारा मिस किया, जिसे सुन दंश शालू को अपने गोद में उठा लेता है, जिसे देख सबके होश उड़ जाते हैं। वही सीरत के दिल में सांप नागिन डांस करने लगते हैं। जान, हमने भी आपको बहुत मिस किया। वही विध्वंस, जो एक टक बस अपनी छोटी सी जान को देख रहा था, उसने कुछ ऐसा किया जिसे देख सब मुंह फाड़े उसे देखने लगे। चैप्टर 7 एंगेजमेंट पार्ट 2 विध्वंस, जो कब से अपनी जान को प्यार से एक टक देख रहा था, वही दंश अपनी छोटी सी जान को अपने हाथों में महसूस कर सुकून से देख रहा था। तभी विध्वंस दंश के हाथों से अपनी छोटी सी जान को अपनी गोदी में ले लेता है और प्यार से उसके चबी गालों को पकड़कर बोलता है, मेरे बच्चे ने मुझे कितना मिस किया। जिसे सुन शालू अपने छोटे छोटे गोरे हाथ को फैलाकर बोलती है, बड़े डेविल, आई मिस यू इन सारा। जिसे देख विध्वंस, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन आंखों में हल्की सॉफ्टनेस जरूर थी। तभी आदित्य वहां आ जाता है और विध्वंस को देख थोड़ा चिड़ी आवाज में बोलता है, मेरी प्रिंसेस को इधर दे। जिसे सुन दंश विध्वंस दोनों की आंखें छोटी हो जाती है। तभी भानु जी भी सामने आकर बोलते हैं, प्रिंसेस पापा के पास आओ। जिसे सुन शालू अपनी भूरी आंखों से टुकुर टुकुर कभी अपने पापा को देखती, कभी अपने भाई को, तो कभी अपने डेविल्स को। इस वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी, जिस कारण दंश विध्वंस अपनी छोटी सी जान को देखने लगते हैं। शालू अपने लाल होठों का पाउट बनाकर बोलती है, पापा प्रिंसेस को डेविल्स के पास रहना है। जिसे सुन अब भानु जी को भी थोड़ी जलन होने लगती है। वो दंश और विध्वंस को घूर कर देखने लगते हैं, जैसे कह रहे हो मेरी प्रिंसेस सिर्फ मेरी है। वही दंश विध्वंस, वो तो बस अपनी छोटी सी जान को देखने लगते हैं, जो इस वक्त बड़ी क्यूट लग रही थी। वही सीरत, जिसका अब दिमाग पूरा खराब हो चुका था, वो खुद को कंट्रोल कर बोलती है, दंश जी, विध्वंस जी, चलिए ना हम एंगेजमेंट कर लेते हैं, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। जिसे सुन सबका ध्यान सीरत की तरफ जाता है। तभी आदित्य एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बोलता है, यस हो गया टाइम, तो चलो मेरे भाइयों जाओ अपनी बीवी के पास। जिसे सुन दंश विध्वंस बुरी तरीके से आदित्य को घूरने लगता है, लेकिन आदित्य को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ममता जी उन सबके पास आकर बोलती है, हाँ बात तो सही है, एंगेजमेंट का समय हो चुका है। बच्चों, आप प्रिंसेस को मुझे दे दो और आराम से एंगेजमेंट करो। वैसे भी प्रिंसेस से आप बाद में आराम से मिल लेना। आओ प्रिंसेस मम्मा के पास। जिसे सुन शालू की पकड़ विध्वंस के सूट पर मजबूत हो जाती है और वो थोड़ी रुंधे गले में बोलती है, अगर डेविल्स हमें छोड़कर चले गए तो। वही अपनी छोटी सी जान के आंखों में आंसू देख दंश विध्वंस के दिल में एक टीस सी लगती है। और वही आदित्य, भानु जी और ममता जी को भी बुरा लगता है। वो साथ में बोलते हैं, प्रिंसेस जान, बच्चा आप मत रो। वही सब हैरान होकर बस दंश और विध्वंस को देखते हैं। तभी विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, मोम बच्चा हमारे साथ बैठेगी, आप टेंशन मत लो। वही दंश भी बोलता है, हाँ भाई सही कह रहे हैं, मोम जान हमारे साथ बैठेगी। वही शालू के आंसू देख अब ममता जी भी कुछ नहीं बोलती और भानु जी और आदित्य के साथ दूसरी तरफ आकर खड़ी हो जाती है। वही शालू भी अपना छोटा सा चेहरा विध्वंस के सीने में घुसा लेती है, जिसे महसूस कर विध्वंस को सुकून मिलता है और वो और दंश वापस से अपनी जगह बैठ जाते हैं। वही सीरत भी गुस्से के घुट पीकर वापस से दंश के बगल में बैठ जाती है। वही सगाई शुरू हो जाती है और सीरत की दोस्त सीरत के आगे दो अंगूठी रख देती है। अंगूठी देखने में बहुत सुंदर थी, होती भी क्यों ना खुद दंश और विध्वंस ने उसे ये अंगूठी दी थी कि वो दोनों भाइयों को पहना सके। सीरत पहली अंगूठी निकालकर दंश की तरफ जाती है। तभी दंश अपना एक हाथ सीरत की तरफ करता है और जानबूझकर अंगूठी नीचे गिरा देता है। वही सीरत फटाफट नीचे झुककर अंगूठी ढूंढने लगती है, जिसे देख दंश बोलता है, तुम कुछ ठीक से नहीं कर सकती क्या। वही सीरत उसकी बात सुन अपने मगर मच्छर वाले आंसू निकालने लगती है और बोलती है, गलती से नीचे गिर गई, हम अभी ढूंढते हैं। वही कुछ लोग सीरत को ताना मारकर बोलते हैं, बेचारी की क्या गलती, मिडिल क्लास है, इतनी सुंदर अंगूठी देखी नहीं होगी बेचारी ने, इसलिए फिसल गई हाथ से। जिसे सुन सीरत के हाथी की मुट्ठी बन जाती है और वो खुद से कहती है, बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर एक एक को उसकी औकात दिखाऊंगी। और वही कोई था जिसे किसी चीज से मतलब नहीं था, वो तो बस एक टक शालू को देख रहा था, जो अपना सर विध्वंस के सीने में घुसाई हुई थी। तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिस कारण हर जगह हड़बड़ी मच जाती है। तभी आदित्य बोलता है, सब शांत हो जाए, कुछ इशू आ गया, मैं देख कर आता हूं। जिसे सुन सब शांत हो जाते हैं। तभी 15 मिनट बाद वापस लाइट आ जाती है। तभी ममता जी बोलती है, सीरत आपको अंगूठी मिली। वही सीरत के चेहरे पर पसीने आने लगते हैं, जिसे देख दंश विध्वंस मन ही मन डेविल स्माइल करते हैं। तभी दंश अपनी सर्द आवाज में बोलता है, यस मॉम, सीरत ने हमें अंगूठी पहना दी है, देखिए। जिसे सुन सीरत हैरान
होकर दंश को देखने लगती है तो कभी उसके हाथ को, लेकिन अभी उसे कुछ ना बोलना ही सही लगता है, जिस कारण वो भी दंश के बातों में हाँ मिला देती है। तभी आदित्य बोलता है, पता नहीं कितनी जल्दी है जो अंधेरे में ही कांड कर दिया। जिसे सुन दंश और विध्वंस डेविल स्माइल कर आदित्य को पास कर देते हैं और वही सीरत हड़बड़ा कर बोलती है, वो ना हम दंश जी और विध्वंस जी से बहुत प्यार करते हैं। जिसे सुन ममता जी मुस्कुरा कर बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं, अब आप दोनों भी सीरत को अंगूठी पहनाओ। जिसे सुन विध्वंस दंश को अंगूठी पास करता है जो हीरे की थी, जिसे देख सीरत की आंखों में चमक आ जाती है। चैप्टर 8 एंगेजमेंट पार्ट 3। दंश सीरत की ललचाई नजर को देखकर डेविल स्माइल कर उसके हाथों को सख्ती से पकड़कर अंगूठी डाल देता है। अभी अंगूठी आधी ही घुसी थी कि तभी सीरत की बुरी तरीके से चीख निकल जाती है। उसकी उंगली से धर धर खून निकल रहा था, जिसे देख दंश विध्वंस के चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। सीरत फटाफट अपना हाथ दंश से छुड़वा लेती है और नम आंखों से अपनी उंगली की तरफ देखती है। वही ममता जी फटाफट सीरत के पास आ उसका हाथ देखने लगती है। तभी ममता जी थोड़ा नम्र आवाज में बोलती है, ये हुआ कैसे? जिसे सुन आदित्य बीच में बिना एक्सप्रेशन के बोलता है, कुछ एनएचआई मम्मा, शायद सीरत के हाथों में कोई घाव था, उसी पर लगता है और फिर रिंग पहनाते हुए चोट लग गई होगी। जिसे सुन सबको ये बात सही लगती है। तभी ममता जी बोलती है, लेकिन अब सीरत अंगूठी कैसे पहनेगी? जिसे सुन सीरत, जिसके हाथों में बहुत दर्द था, वो दंश और विध्वंस की तरफ देख अपने गोरे हाथ उसके आगे कर बोलती है, आप मेरे दूसरी उंगली में अंगूठी पहना दो, जब मेरी चोट ठीक हो जाएगी तब मैं इसे अच्छे से पहन लूंगी। जिसे सुन ममता जी बीच में बोलती, पर बेटा ऐसे आपकी एंगेजमेंट कैसे हो पाएगी? तभी पंडित जी बोलते हैं, जो तब से सब तमाशा देख रहे थे, बेटा कोई बात नहीं, अभी इसी उंगली में रिंग पहना दो, बाद में दोनों दूल्हे अपनी दुल्हन को शादी के दिन दोबारा ये अंगूठी पहना देंगे। ये सब बोलते हुए उनके चेहरे पर बहुत पसीने आ रहे थे। वही दंश विध्वंस तो अपनी क्यूट सी छोटी सी जान को देख रहे थे, जो विध्वंस को पकड़कर दुनिया जहां की टेंशन लिए घोड़े गधे बेच सो रही थी। जिसे देख दंश विध्वंस के आंखों में सुकून था। तभी दंश बिना देखे सीरत के उस हाथ में अंगूठी पहना देता है। वही सीरत, जिसका ध्यान इस वक्त सिर्फ उस खूबसूरत हीरे की बड़ी सी अंगूठी पर थी, जिसे देख वो अंदर ही अंदर बड़ी खुश हो रही थी। सीरत अंगूठी देखते वक्त खुद से बोलती है, बस कुछ पल और फिर सब मेरा हो जाएगा। तभी विध्वंस अपनी जगह से खड़ा होकर सीधा अंदर जाने लगता है। जिसे देख ममता जी बोलती है, बच्चा कहाँ जा रहे हो? जिसे सुन विध्वंस अपनी कड़क आवाज को थोड़ा नम्र कर बोलता है, मम्मा जान सो गई है, उसे कमरे में ले जा रहा हूँ। जिसे सुन ममता जी कुछ नहीं कहती और वही दंश भी अपने भाई के पीछे चला जाता है। आदित्य अपने पापा के पास आ उनके कान में बोलता है, मिस्टर प्रताप आपकी प्रिंसेस अब आपकी नहीं रही। जिसे सुन भानु जी गुस्से में एक नजर आदित्य को घूर बोलते हैं, ज्यादा बोला ना तो तुम्हें प्रिंसेस से दूर भेज दूंगा, समझे? जिसे सुन आदित्य अपना मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। वही सीरत, उसको बहुत तेज गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहती है, तुम 2 टके की लड़की, तुम्हें तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं, मेरे बेबीज को मुझसे दूर करोगी, वेट एंड वॉच। इतना बोल वो अपनी गंदी हंसी हंसने लगती है। वही कोई था जो एक टक शालू को निहारता रहा जब तक वो उसके आंखों से ओझल नहीं हो गई। दंश और विध्वंस का कमरा। विध्वंस सोफे पर बैठ अपने गोदी में सोई हुई मासूम डॉल को बिना एक्सप्रेशन के देख रहा होता है। वही दंश फ्रेश होने चला जाता है। विध्वंस शालू को देख अपनी सर्द आवाज में बोलता है, जान अभी तुम हमारा सुकून हो, लेकिन अगर हमारी जुनून बन गई और किसी ने तुम्हें हमसे जुदा किया तो तबाही आएगी, और अगर तुम खुद हमसे दूर हुई तो कैद हो जाओगी, इसलिए बस दुआ करो कि तुम हमारा जुनून ना बनो। इस वक्त विध्वंस किसी सनकी की तरह शालू को देख रहा था, जो अपने सपनों में खोई हुई थी। वही बाथरूम में दंश अपने हाथों की रिंग देख मुस्कुरा रहा था। दंश खुद के अक्ष को देख बोलता है, जान तुम सच में बहुत क्यूट हो, नहीं जानता इन एहसास को, लेकिन इतना पता है ये जन्म बस तुम्हारे नाम है। इतना सोच वो सोचने लगता है कैसे ये रिंग उसे शालू ने पहनाई थी। फ्लैशबैक लाइट कट जाने के कारण शालू डर के मारे विध्वंस के कोट को कस के पकड़ लेती है, जिसे महसूस कर विध्वंस बोलता है, बच्चा डर लग रहा है? जिसे सुन शालू हमें अपनी गर्दन हिलाकर बोलती है, बड़े डेविल हमें बहुत डर लग रहा है। जिसे सुन विध्वंस डेविल स्माइल कर बोलता है, हम बड़े डेविल, चलो आपके बड़े डेविल आपको कुछ पहनाएंगे जिससे आपको डर नहीं लगेगा, और आपको भी अपने डेविल को कुछ पहनाना होगा जिससे उन्हें भी डर नहीं लगेगा। जिसे सुन शालू फटाफट बोलती है, डेविल फिर हमें सच्ची डर नहीं लगेगा? जिसे सुन दंश बोलता है, नहीं जान आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है फिर आप हमें पहना दीजिए। जिसे सुन दंश विध्वंस शालू की उंगली में 2 पतली सी अंगूठी पहना देते हैं। जैसे ही वो अंगूठी शालू की उंगली में जाती है तो दोनों अंगूठी एक दूसरे में अटैच हो जाती है और दिल के शेप में जुड़ जाती है। वो अंगूठी देखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसमें छोटा सा हीरा लगा हुआ था जिसका रंग नीला था और उसे ध्यान से देखने पर वीडी लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे ही शालू भी दंश विध्वंस को अंगूठी पहना देती है, जो दिखने में सेम शालू की अंगूठी की तरह थी, बस फर्क इतना था उसे ध्यान से देखने पर एस का नाम दिखने लगता है। फ्लैशबैक एंड दंश यही सब सोच मुस्कुराने लगता है। कहीं और एक आदमी खिड़की से चांद को देख रहा था। वो एक टक चांद को देख खुद से बोलता है, कोई तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में है। तुम गुरूर करते हो अपनी चांदनी पर, लेकिन उसकी खूबसूरती के आगे तुम्हारी चांदनी फीकी है। तुम गुरूर करते हो अपनी चमक पर, उसकी मासूमियत के आगे सब फीकी है।
इतना बोल वो आदमी अपनी आंखें बंद करता है जिससे उसके सामने दो भूरी आंखें दिखती है, जिसे देख उस आदमी के चेहरे पर दिलकश मुस्कान आ जाती है। वो खुद से बोलता है, यू आर माइन बेबी डॉल, यू आर माइन। चैप्टर 9 सुकून। वही दूसरी तरफ दंश विध्वंस शालू को बिस्तर पर सुला देते हैं और दोनों उसके अगल बगल लेट उसे निहारने लगते हैं। दंश शालू के सॉफ्ट मुलायम गुलाबी गालों को अपनी एक उंगली से छूते हुए अपनी जुनूनी आंखों से शालू को देख रहा था। वही विध्वंस जिसके आंखों में भी कुछ था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही अच्छे से अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता था, वो भी एक टक शालू को देख रहा था। तभी दंश शालू को देखते हुए ही बोलता है, भाई खेल कब से शुरू होगा? जिसे सुन विध्वंस भी शालू को देखते हुए बोलता है, इट स्टार्टेड व्हेन डेविल्स केम बैक। जिसे सुन दंश टेढ़ी स्माइल कर बोलता है, बदलेंगे हर जज्बात जब डेविल्स करेंगे अपने बदले की शुरुआत। जिसे सुन विध्वंस बस सीरत को देखते रहता है। तभी दंश विध्वंस से बोलता है, भाई जब से अपनी छोटी सी जान को देखा है ना, तब समझ आया खूबसूरती किसे कहते हैं। जिसे सुन विध्वंस एक नजर दंश को देख वापस से शालू को देख बिना कुछ बोले अपना मुंह शालू के गर्दन में घुसा लेता है। जिसे देख दंश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो भी शालू को कमर से पकड़कर उसे देखते देखते सो जाता है। दूसरी तरफ भानु जी और आदित्य स्टडी रूम में बैठे हुए थे। इस वक्त भानु जी का ऑरा बहुत डरावना था और वही आदित्य का चेहरा इस बार एक्सप्रेशनलेस था। भानु जी चिल्लाकर बोलते हैं, कहाँ है वो दोनों? जिसे सुन आदित्य बोलता है, हमारे आदमी उन्हें ढूंढ रहे हैं। जिसे सुन भानु जी टेबल पर अपना हाथ जोर से मारते हैं और चिल्लाते हैं, हमारी प्रिंसेस को देखकर उन दोनों ने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। इतना बोल भानु जी अपनी लाल आंखों से आदित्य को देख बोलते हैं, विध्वंस और दंश से बोलो हमें वो जिंदा चाहिए। जिसे सुन आदित्य हैरान हो जाता है और वही भानु जी इतना बोल स्टडी रूम से बाहर चले जाते हैं। आदित्य उनके जाने के बाद डेविल स्माइल कर बोलता है, एक्स किंग से कुछ छुपाना इट्स इम्पॉसिबल। इतना बोल आदित्य भी अपने कमरे में जाने लगता है। तभी उसे अपनी प्यारी सी प्रिंसेस की याद आती है। आदित्य फटाफट अपनी प्रिंसेस के कमरे में आता है, जहां उसकी छोटी सी प्रिंसेस घोड़े और गधे बेचकर अपना मुंह खोले सो रही थी, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। वही भानु जी शालू के बगल में बैठे हुए उसके सर पर अपना हाथ फेर रहे थे। जिसे देख आदित्य मुंह बनाकर बोलता है, पापा इट्स नॉट फेयर, आप हमेशा मेरी प्रिंसेस के पास मुझसे पहले पहुंचते हैं। जिसे सुन भानु जी बोलते हैं, ये सिर्फ आपकी प्रिंसेस नहीं है, हमारी भी है। जिसे सुन आदित्य मुंह बनाकर बोलता है, बस इसी बात का दुख है। जिसे सुन भानु जी अपनी आंखें छोटी कर बोलते हैं, सब सुन रहे हैं हम। इतना बोल भानु जी बोलते हैं, दंश अंदर आइए, हमें पता है आप बाहर हैं। वही दंश जो बाहर था वो अंदर आ जाता है। फ्लैशबैक। दंश विध्वंस शालू को पकड़कर सुकून से सो रहे थे। तभी विध्वंस बोलता है, दंश जान को उनके कमरे में छोड़कर आओ। जिसे सुन दंश चिढ़ जाता है और बोलता है, पर भाई जान तो हमारी है ना, फिर हम क्यों उससे दूर हो? जिसे सुन विध्वंस बोलता है, जैसा बोला है दंश वैसा करो, अपने इमोशन को खुद पर हावी मत होने दो, भूलो मत हमें क्या करना है अभी। जिसे सुन दंश जिसका चेहरा चिड़ा हुआ था, अब उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। वो शालू को अपनी बाहों में समेटे सीधा शालू के कमरे में आता है और उसे आराम से सुलाकर उसके माथे को चूम कर बोलता है, जान आप हमारी सुकून है, आपको हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। इतना बोल दंश निकलता है। तभी वहां भानु जी आते हैं, जिन्हें देख दंश वही रुक जाता है। फ्लैशबैक एंड आदित्य दंश को देख अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जिसे सुन दंश बड़े एटीट्यूड से अपने दोनों हाथ अपने दोनों जेबों में डाल बोलता है, जो तुम करने आए हो? जिसे सुन आदित्य मुंह बनाकर दंश को ताना देते हुए बोलता है, कोई था जो प्रिंसेस से मिलना पसंद नहीं करता था, वो भी लोगों के बहकावे में आकर। जिसे सुन दंश समझ जाता है आदित्य उसे ही बोल रहा है। क्या ये बात पूरी सच थी? पहले विध्वंस और दंश पूरे टाइम अपनी जान के साथ ही रहते थे, पर एक बार सीरत ने जलन के कारण दंश और विध्वंस को बोला था, शालू ने उसे बहुत बेइज्जत किया। जिसे सुनकर दंश विध्वंस को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस समय शालू मात्र 13 साल की थी। तो वही जब सीरत को लगा विध्वंस और दंश उसके बात पर विश्वास नहीं कर रहे, तो उसने आगे बोला, आपको पता है अगर वो हमें कुछ बोलती तो भी हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन उसने आप दोनों को अनाथ और उसके घर के टुकड़ों पर पलने वाला बोला। यही इन सब चीजों के कारण विध्वंस और दंश, जिनके दिल के किसी कोने में शालू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, वो उसी दिन खत्म हो गया। तब से उन्होंने शालू से बात करनी ही बंद कर दी। एक शालू ही उनका कारण थी, जो वो लोग इतने टाइम के लिए बाहर चले गए थे। यही सब दंश अभी सोच रहा था। तभी भानु जी बोलते हैं, बस आदि अब आप चुप रहिए, हमें पसंद नहीं कोई हमारी प्रिंसेस की नींद खराब करे। जिसे सुन आदित्य कुछ नहीं बोलता। वही दंश आदित्य के कंधे पर हाथ रख बोलता है, आई नो यू आर अपसेट, पर ये मत भूलो जान मेरी और विध्वंस भाई की सब कुछ है, वो भी अभी से नहीं जब से जान ने जन्म लिया है। जिसे सुन आदित्य अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। तभी दंश के फोन में मैसेज आता है, जिसे देख उसके एक्सप्रेशन जो अभी तक सॉफ्ट थे, अब उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। चैप्टर 10 पनिशमेंट। दंश के फोन में मैसेज आता है, जिसे देख उसके एक्सप्रेशन जो अभी तक सॉफ्ट थे, अब उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वही दंश के ऐसे एक्सप्रेशन देख आदित्य और भानु जी का चेहरा भी सर्द हो जाता है। तभी दंश अपनी सर्द आवाज में बोलता है, लेट्स गो, और वो घर से निकल जाता है। जिसे सुन भानु जी और आदित्य जी भी उसके पीछे घर से निकल जाते हैं।
15 मिनट बाद गाड़ी एक जंगल के अंदर रुकती है। वहां जानवरों की आवाज आ रही थी जो बहुत डरवानी थी। अगर कोई इंसान इस आवाज को सुन ले तो वो जंगल के अंदर कदम कभी भी ना रखे। लेकिन वही 3 शख्स जिन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं था, वो आराम से जंगल के अंदर जा रहे थे। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाते हैं वैसे ही वहां जंगली जानवरों की आवाज तेज हो जाती है। तभी उनकी नजर झरने की तरफ पड़ती है और वो तीनों वहां खड़े हो जाते हैं कि तभी वो झरना 2 हिस्सों में बंट जाता है, जिसे देख तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई होटल रूम, वही बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। जैसे ही बॉडीगार्ड की नजरें तीनों शख्स पर पड़ी, उन्होंने तीनों को सर झुकाकर ग्रीट किया और बोला, किंग्स आपका किंग इंतजार कर रहे हैं। जिसे सुन दंश और भानु जी हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं। जी हाँ, ये और कोई नहीं दंश, भानु जी और आदित्य थे। आदित्य घूरकर उस बॉडीगार्ड को देखता है, जिस कारण बॉडीगार्ड डरकर बोलता है, बॉस किंग ने आपको एक काम दिया है। उन्होंने कहा है जब तक आपका वो काम ना हो जाए आपको उस कमरे में नहीं आना है। जिसे सुन आदित्य मन में बोलती है, इस किंग की तो ऐसी की तैसी बड़ा आया, हमेशा अपनी चलाता है। तभी वो कुछ बोलता उससे पहले भानु जी बोलते हैं, आदित्य जो विध्वंस ने बोला है वो करो। जिसे सुन आदित्य मुंह बनाकर बोलता है, डैड आप भी। जिसे सुन भानु जी घूरकर आदित्य को देखते हैं, जिसे देख आदित्य फटाफट वहां से निकल जाता है और वही दंश और भानु जी कमरे की तरफ चले जाते हैं। जैसे जैसे दोनों कमरे की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे वहां किसी की दर्दनाक आवाज उन दोनों के कानों में सुनाई दे रही थी। जिसे सुन भानु जी और दंश को एक अलग सुकून मिल रहा था। दंश और भानु जी फटाफट उस कमरे में आते हैं तो देखते हैं सामने 2 बड़ी सी खूबसूरत सी कुर्सी रखी हुई थी। वही उससे थोड़ा सा ऊपर एक खूबसूरत सा सोफा रखा हुआ था। उसी एक कुर्सी पर इस वक्त विध्वंस बैठा हुआ था। उसकी आंखें इस वक्त बंद थी और हाथ में सिगरेट। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। भानु जी और दंश बिना कुछ बोले अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। दंश विध्वंस के बगल में बैठ जाता है, वही भानु जी सोफे पर बैठ जाते हैं। इस वक्त भानु की आंखें गुस्से से बेहद लाल थी, वही दंश अपना सर एक हाथ मसल रहा था। तभी भानु जी अपनी कड़क आवाज में बोलते हैं, कार्यक्रम शुरू किया जाए। जिसे सुन एक बॉडीगार्ड 2 लड़कों को दंश और विध्वंस के पैर पर गिरा देता है। जिस एहसास से दंश विध्वंस उन दोनों की तरफ अपनी आंखें खोल देखते हैं। इस वक्त विध्वंस की आंखें इतनी काली थी जैसे वो अभी सामने वाले इंसान को अपने अंधेरे में बसा लेगा। वही उसके पैरों के पास गिरे हुए लड़के की हालत खराब हो रही थी। वही कुछ ऐसा ही हाल दूसरे लड़के का भी था। वो भी दंश की डरवानी खूनी लाल आंखें देख डर के मारे कौप रहा था। वही उन लड़कों की हालत देख भानु जी गर्व से अपने दोनों शेरों को देखते हैं, जो इस वक्त खतरनाक तरीके से अपने सामने पड़े उन दोनों लड़कों को देख रहे थे। दंश अपने सामने गिरे लड़के के बालों को पकड़ अपनी आंखों सामने कर बोलता है, तूने इन्हीं आंखों से मेरी जान को देखा था ना। इतना बोल दंश अपने दूसरे हाथ से अपनी कार की चाबी निकालकर उस लड़के के दोनों आंखों में बड़े बेरहमी से घुसा देता है। वही दूसरा लड़का जिसकी नजर विध्वंस को देख डर के मारे कौप रही थी, वो अपने दोस्त की हालत देख डर के मारे रोने लगा और बोलने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग हमें इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? ये लोग वही 2 लड़के हैं जो शालू के लिए गंदे गंदे कमेंट पास कर रहे थे। तभी विध्वंस ने उस लड़के के बालों को पकड़ अपनी कुर्सी के कोने पर उसका सर मारने लगा। इस वक्त विध्वंस बिना कुछ बोले लगातार उस लड़के के सर को कुर्सी के कोने से मार रहा था, जिस कारण लड़के के सर से खून बह रहा था, लेकिन इससे वहां किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही थोड़ी देर बाद वो लड़का इस दर्द को झेल नहीं पाता और वही बेहोश हो जाता है। जिसे देख विध्वंस अपनी ठंडी और डरवानी आवाज में बोलता है, करण। जिसे सुन करण फटाफट विध्वंस को एक बोतल पकड़ा देता है जिसमें कुछ धुआं धुआं निकल रहा था। जिसे देख विध्वंस के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। दंश भी अपनी डरवानी नजरों से अपने सामने अंधे हुए बेहोश इंसान को देखता, जो दर्द न सहन करने के कारण बेहोश हो गया। उसे देख दंश किसी पागल की तरह बोलता है, ये तो इतने में ही बेहोश हो गया। दोनों भाई एक दूसरे को देख वो बोतल खोल उन दोनों लड़के के मुंह को खोल उनको पीला देते हैं, जिस कारण दोनों लड़के एकदम से उठ जाते हैं। लेकिन दोनों के मुंह से आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि दंश विध्वंस ने उनके मुंह में एसिड डाल दिया था, जिस कारण वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। इसी दर्द के कारण अब वो मरने के कगार में थे। तभी विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम मेरे बच्चे के बारे में कुछ सुनना डिजर्व नहीं करते। इतना बोल वो उन दोनों को मरता हुआ देखता रहता है। वही दंश बोलता है, इस गंदे मुंह का इस्तेमाल किया था ना, तो इसे तो इसकी पनिशमेंट मिलनी ही थी। वही भानु जी सोफे से उठ दंश और विध्वंस के पास दोनों के सर पर हाथ रख बोलते हैं, घर चलो। इतना बोल भानु जी आगे निकल जाते हैं। वही दंश विध्वंस भानु जी के पीछे निकल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।